ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टू द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में, आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और पंचांग में इसका पहले भाग का लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते हैं। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो अतिरिक्त पंचांग से दिए गए हैं, छवि गूगल से दी गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचाने में समर्थ हो। तो चलते हैं पंचांग की तरफ और इसके पूर्व की पंचांग की तरफ चलें। पंचांग की महत्ता पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पंचांग जैसा हम जानते हैं कि यह शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम है, ऐसा नहीं है। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। पंचांग व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि हम सबके माध्यम से ही सही वे पर भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते। यह पंचांग, यह प्रस्तुति दैनिक पंचांग 5 भागों में नित्य हुआ करता है, आज भी है। इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। तो इसका पहला भाग में पंचांग मुहूर्त, इसका लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे और साथ में ग्रहों के गोचर पहले भाग। दूसरा भाग इसका जन्म नक्षत्र के अनुसार, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म पत्रिका में, तो जन्म नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा होगा, होने की संभावना, संकेत क्या है। यह नवतारा चक्र पद्धति और तारा बल के अनुसार देखा जाता है। तीसरी प्रस्तुति हमारी जन्म राशि के अनुसार है, जिसे चंद्र बलम कहा जाता है। जन्म राशि के अनुसार क्या है, यानी चंद्रमा जिस राशि में है और आज जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथा भाग हमारा जो है आज का चौहरिया से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, इसका हिंदी में प्रस्तुति है यहाँ पर है और अंग्रेजी में अलग से हम प्रस्तुति करते हैं प्रतिदिन। तो ये 5 अंक हमारे दैनिक पंचांग के, यानी दैनिक पंचांग के प्रस्तुति के। पंचांग 5 अंगों के होते हैं और हमारी प्रस्तुति के भी 5 अंक। तो चलिए पहले अंक पर चलते हैं, पंचांग के पहले भाग पर। आज का दिनांक 8 जुलाई 2025, माह आषाढ़, पक्ष शुक्ल, 1947 शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का ये 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:05 पर, सूर्यास्त 6:44 पर, सनराइज एट 5:05 AM, सनसेट एट 6:44 PM। दिशा सोलाज का उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ खाकर
यात्रा में सोता था। पंचांग के पांचों अंक: वार मंगलवार, तिथि देर रात्रि तक, देर रात्रि या मध्य रात्रि कहें, 0:38 तक त्रयोदशी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद चतुर्दशी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 3:15 मिनट तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। योग रात्रि में 10:17 मिनट तक शुक्ल, उसके बाद ब्रह्म। करण दिन के 11:57 मिनट तक कौलव, तत्पश्चात देर रात्रि, मध्य रात्रि 0:38 मिनट तक तैतिल, और फिर कर। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास, भोलेनाथ को नमन करते हुए, जय भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं कि उनका वास कहाँ है। जब तक त्रयोदशी तिथि है, चंद भोलेनाथ जब तक जया तिथि के अंतर्गत आते हैं, तब तक वे नंदी पर सवार हैं। और जैसे ही वे रिक्ता स्थिति पर आते हैं, चतुर्दशी में आते हैं, वे भोजन की ओर जाते हैं, जो कि सुखदायी नहीं है। यानी जब तक नंदी पर सवार हैं और भविष्य स्थिति के लिए बहुत ही शुभ है, उसके तत्पश्चात शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 मिनट से 12:22 मिनट तक, अमृत काल संध्या 5:42 मिनट से रात्रि के 7:26 मिनट तक, रवि जो कल भोर में 3:15 मिनट से 5:05 मिनट तक, यानी सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 मिनट से 3:06 मिनट तक। गोधूली विराह संध्या 6:43 मिनट से 7:04 मिनट संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 मिनट से मध्य रात्रि 0:15। राहु काल अपराह्न 3:19 मिनट से 5:02 मिनट तक। गुलिक काल दिन के 11:55 मिनट से 1:37 मिनट तक। यमगंड प्रातः 8:30 मिनट से 10:12 मिनट तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 7:16 मिनट से 9:01 मिनट तक। और गंडमुहूर्त प्रातः 5:05 मिनट यानी सूर्योदय से कल के 5:05 मिनट तक, यानी सूर्योदय तक। जिसे सूर्योदय से सूर्योदय तक जब रात कोई भी अवधि होती है, उसे अहोरात्रि कहा जाता है। तो गंडमुल, अहोरात्रि। इस प्रकार हमारे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त को आपने देखा। अब आपको ले चलते हैं ग्रहों के गोचर की तरफ। तो ग्रहों के गोचर की स्थिति को यदि हम देखते हैं, जो कि स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का है, तो ग्रहों में चंद्रदेव अपने पूर्वोत्तर राशि जो वृश्चिक में थे, नीच में थे, वहां से निकलकर भोर में 3:15 मिनट पर वे धनु राशि में आएंगे। नक्षत्र परिवर्तन भी उनका होगा। इस प्रकार ग्रहों के स्थिति को देखें तो सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। मित्र की राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु की राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और अपनी ही राशि में एक ग्रह शुक्र देव। बृहस्पति देव अस्त अवस्था में चल रहे हैं। कल इनके जो अस्त की स्थिति है समाप्त। ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, जो बुधदेव और शनिदेव। बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। बृहस्पति के नक्षत्र में राहु और राहु के नक्षत्र में बृहस्पति देव। केतु, चंद्र, मंगल, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह,
बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति। ग्रहों के गोचर में यदि हम देखें तो आज सूर्य, चंद्रमा, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव शादी ग्रह हैं। राहु देव, केतु केतु देव अभी कमजोर अवस्था में चल। तो ये रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति, हमारा पहला भाग। और मासिक कैलेंडर जो ग्रहों के गोचर का है वह इस प्रकार है। सूर्य देव 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। बुध देव, बृहस्पति देव 9 जुलाई तक अस्त हैं। बुध देव की बारी आएगी, 19 जुलाई से अस्त होंगे। शनि देव बकरी होंगे 13 जुलाई से। और बुध देव 18 जुलाई से ये बकरी अवस्था में रहे। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। अब आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग। दूसरा भाग, जैसा कि हमने आरंभ में बताया था कि यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, नक्षत्र के अनुसार यह फल होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से हम इस फल को देखते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार यह फल देखते हैं। और साथ ही साथ चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में होते हैं, ये दोनों का तालमेल के अनुसार आज का फल निकाला जाता है। इसे तारा बलम कहते हैं। और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नव तारा बलम में हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि चंद्रमा कौन से कॉलम में दर्शाया गया है, चंद्रमा किस का गोचर नक्षत्र कौन सा है। और जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसे रो कॉलम में रो में दिखाया गया। और दोनों का जहाँ तालमेल होता है वह आपके शुभता और अशुभता को दर्शाता है। तो चंद्रमा का गोचर जो ये पद्धति है इसे तारा बलम कहते हैं। चंद्र चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो यह इसे तारा बल कहा जाता है, किंतु यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नव तारा चक्र पद्धति जातक के बारे में सामान्य जो जीवन के लिए सामान्य जो परिणाम होंगे वह निकलता है, जबकि तारा बल जातक के आज के बारे में बताता है। ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं और नक्षत्र ही ग्रहों को की चाल को या फल को निर्धारित करते हैं। और यदि हम जीवन में यदि जान जाए कि कौन सी दशा महादशा हमारे लिए शुभकारी है, अशुभकारी है, चैलेंजेस देने वाला है, हम अपने जितने भी शुभ कार्य हैं शुभ अवधि में हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अशुभ समय है उसके लिए हम मानसिक रूप से अपने को तैयार कर सकते हैं, ताकि हम जो चैलेंजेस है, जो हमारे चुनौतियां हैं, उसको हम स्वीकार कर आगे बढ़ सकें। ग्रहों जन्म कुंडली में हो सकता है कि ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हो, किंतु नव तारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक हो, तो वैसी स्थिति में ग्रह शुभ फल नहीं दे सकते, पीड़ा ही देगा। जब जीवन में हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं, विभिन्न हमारे संपर्क विभिन्न जन्म के साथ ही हमारा संपर्क विभिन्न लोगों से होता है। माता पिता से आरंभ होता है, समाज में, गांव में, समाज में, और फिर कार्यस्थल पर आदि आदि होते रहते हैं। इनसे कैसा संबंध रहेगा, या यदि हम उनका भी नक्षत्र जान लें तो हम निकाल सकते हैं कि उनके साथ कैसा फल होगा। और वैसी स्थिति में हम जो चुनौतियां हैं उसको तैयार होकर जो आवश्यक कदम है वो उठाकर अपने आप को शुभता में रख सकते हैं। तो ये नवतारा चक्र पद्धति है। नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, इसलिए इस पर हमने अलग से वीडियो डाला है। और जब ये वीडियो डाला है उसमें हमने
विशेष रूप से प्रकाश डाला है और कुछ कुंडलियों पर भी, और विशेष रूप से भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली डाली है, जिनका संबंध आपस में जग जाहिर है। और नवतारा चक्र पद्धति से भी कैसा निकलता है, सटीकता कैसे बैठती है, वह भी हमने प्रदर्शित करने की। तो जरूर देखिए नवतारा चक्र पद्धति, ज्ञान अर्जन के लिए भी बहुत उपयोगी है। आपको बुला रहा है वो देखने के लिए नवतारा चक्र पद्धति, आप उसे जरूर देखें, उससे लाभान्वित हों और उससे उसको देखें, सीखें, ताकि आपके जीवन में जो भी आने वाली समस्याएं हैं, जो भी आने वाली सुविधाएं हैं, व्यक्ति कौन सा व्यक्ति आपके लिए शुभकारी हो सकता है, आपके लिए कौन पार्टनर, अगर व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टनर आपके लिए ठीक होगा या नहीं, ये आप सभी जान सकते हैं। तो चलिए, ऐसा हो सकता है कि आप उस पार्टनर के लिए संपत्ति के कारक हों और आपका पार्टनर आपके लिए विपत्ति का कारक। यह नवतारा चक्र ही बताता है। तो चलिए, तो नवतारा चक्र पर संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ दे देता हूँ। ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। कुल नक्षत्र 9 होते हैं। कुल नक्षत्र 27 होते हैं और ग्रह 9 होते हैं। फिर पुनः बता दूं, कल कुल नक्षत्र 27 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं। दोनों का आपस में तालमेल बिठाने के लिए नक्षत्रों को 3 समूहों में रखा गया। पहला समूह में या पहली श्रेणी में पहला से 9वां नक्षत्र तक, दूसरे में 10वां से 18वां तक, तीसरा में 19वां से 27वां। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, उसके बाद शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, ये क्रम में रहे पहला से 9वां नक्षत्र, 9वां ग्रह तक। और इनको जोड़ा गया, यानी पहला जो ग्रह बने, उनको पहला, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिला। केतु देव पहला ग्रह थे, हुए महादशा क्रम के अनुसार। और हर श्रेणी में से पहला, यानी पहला नक्षत्र अश्विनी, 10वां नक्षत्र दूसरे श्रेणी में से पहला माघा, और तीसरे श्रेणी में से पहला मूला नक्षत्र, ये तीनों के स्वामित्व केतु देव को। और इस प्रकार इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र समूह का स्वामी, तो उनका स्वामित्व बुध देव को मिला। और इस प्रकार सभी ग्रहों को 3 3 नक्षत्र का स्वामित्व मिला। अब फलित कैसे करते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। यहीं पर पूरे जीवन की कुंजी रखी हुई है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी होते हैं, वहां से गणना आरंभ होती है। यानी वे ग्रह पहला ग्रह होते हैं, और वे पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ग्रह, ये शुभकारी होते हैं। ठीक इसके विपरीत तीसरा, 5वां और 7वां, ये पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं, अति पीड़ादायक होते हैं। तो पहला ग्रह मिश्रित फल हो सकता है, शुभता ज्यादा हो, अशुभता ज्यादा हो, हम उसे अशुभता लेकर ही चले। तो पहला ग्रह से जित तीसरा, 5वां, 7वां, ये 4 ग्रह अशुभकारी और 5 ग्रह शुभकारी। और इनकी पीड़ा की जो इंटेंसिटी होती है, जो मात्रा होती है, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे पीड़ा बढ़ती है। यानी पहला ग्रह की पीड़ा कम, तीसरा उससे ज्यादा, 5वां उससे ज्यादा, और 7वां इसे मापा नहीं जा सकता, अति पीड़ा, असह्य पीड़ा जिसको कहते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु इसी नक्षत्र में हुआ करती है, इसी ग्रह के में होते हैं। अब ये बताया जन्म कुंडली में, यदि आपका ग्रह
भाग्य भाव का स्वामी है और यहाँ पर विपत्त के कारक हैं, तो फिर वहां भाग्य भाव का स्वामी में कैसा फल देगा? ये नवतारा चक्र पद्धति बताता है। आपके कोई भी संबंधी, रिश्तेदार या पार्टनर आपके लिए प्रत्यरी है और आप उनके लिए संपत्ति के कारक हैं, फिर आप जो देंगे आपको मिलेगा नहीं, आप असंतोष आपको ज्यादा होगा। तो यह नवतारा चक्र पद्धति बताता है। नवतारा चक्र पद्धति अगर यह बताता है कि आप किसी के लिए अति मित्र हैं, वह आपके लिए प्रत्यरी है या नैधन्य है, फिर आप सोच, यह आप पर छोड़। ऐसे भी कुछ कुंडली हमने देखा है, पिता अति मित्र, पुत्र पिता के लिए नैधन्य, और पुत्र की गोली से पिता की मृत्यु। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की जो प्रस्तुति हमारी है उसको जरूर देखें, वो आपको बुला रही है, ताकि हम नवतारा चक्र, हम कभी भी ऑकल्ट साइंस की तरफ नहीं जाते, ऑकल्ट साइंस हमको बुलाती है, और वह बुला रही है आपको सीखने के लिए, सिखाने के लिए, ताकि आपके आगे आने वाले दिन शुभता से भरे। चलिए, अब हम नवतारा जो तारा बलम है उस पर आज का प्रकाश डालते हैं कि आज का दिन कैसा हो। तो चंद्रमा आज, इसको देखने का प्रयास करें। चंद्रमा आज अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र में आज भ्रमण कर रहा है। उसके बाद वे मूला नक्षत्र में आएंगे। यदि किसी व्यक्ति का जातक का जन्म, देखिए रू को देखिएगा, यदि किसी जातक का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा सारा नक्षत्र में हुआ है, तो उसके लिए यह मित्र है। पुनः बताता हूं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा सारा नक्षत्र में यदि किसी का हुआ है तो मित्र है। वहीं ठीक उसके नीचे आप देखिए, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा सारा नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हुआ है तो आज का दिन न था। यदि आप कोई काम आज करने जा रहे हैं और उसका मुहूर्त नैधन्य, प्रत्यय या विपद में आज का दिन आता है, तो अवॉइड कीजिए उस काम को, क्योंकि अशुभता, पीड़ादायक, आपको असंतोष इसमें ज्यादा हो सकता है। तो ये मुहूर्त भी बताता है कि आज का मुहूर्त आपके कार्य के लिए कैसा है। इसके विपरीत दूसरा भाग जो होगा, यानी 3:15 तक के बाद, जब हम चंद्रमा मूला नक्षत्र में आएंगे, तब यही भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा सारा के जातक के लिए अति मित्र होंगे। हम दूसरे ग्रह के प्रति या दूसरे नक्षत्र के प्रति देखें तो आप देखिए, मृगशिरा, चित्रा, शर्मिष्ठा नक्षत्र के लिए पहला भाग प्रत्यरी का होगा, वहीं दूसरा भाग साधक का होगा, और इसी तरह से रो कॉलम को मिलाकर हम फलित देखते हैं कि आज का दिन कैसा हो। तो आप भी अपने जन्म कुंडली को निकालकर, अपने नक्षत्र को निकालकर, अपने परिजन के नक्षत्र को निकालकर, अपने जो बिजनेस यदि कर रहे हैं तो पार्टनर के नक्षत्र को निकालकर आप देख सकते हैं कि आपके लिए भविष्य किधर, जो किस तरफ इंगित कर रहा है। तो चलिए, ये आज की पद्धति यहाँ ये पर। और हाँ, इस जाने के पूर्व कुछ लोगों का हमारे पास सुझाव आया था, या कुछ लोगों का अनुरोध आया था कि इसका उपाय बताएं, क्योंकि यदि आज मेरा नक्षत्र प्रत्यरी, विपत या नैधन्य में जाता है या जन्म में पड़ता है, तो हमें कोई काम करने हैं तो कैसे करें। तो पहला सलाह हमारा है कि आप इसे, इस मुहूर्त को त्याग दें, आज नहीं करें, डेट को पोस्टपोन करें, आगे दिन की तरफ बढ़ें। फिर भी यदि बहुत मजबूरी हुई तो आपके लिए ये हमने संकलित किया है, लेकिन यहाँ बता दें, रिस्क नहीं लें। पुनः बता देता हूँ, यह जो उपाय हम यहाँ दिखा रहे हैं यह अपुष्ट है, इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिला। यह हमने संकलित जरूर किया है,
तो जन्म नक्षत्र में यदि आपका पड़ता है तारा आज का, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान कहा गया है। विपत में अगर है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो यहां भी बताया जा रहा है उसको मूर्त को त्यागिए, और अति अति मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। किंतु फिर भी बता दे रहे हैं, यह कंफर्म नहीं है, यह स्टैब्लिश नहीं है, यह अपुष्ट है। यह परिहार का कहीं से भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि इसके उपाय करने से कुछ लाभकारी हुए हैं, इसलिए इसे त्यागे, बेहतर है, रिस्क नहीं लें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी तक हम देख रहे थे चंद्रमा किस नक्षत्र में, उसके अनुसार कैसा फल होगा। अब चलते हैं आपको दिखाने के लिए कि चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा, अपने तीसरे भाग के प्रश्न। तो चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और राशि परिवर्तन भी 3:15 भोर में है, जब वे धनु राशि में जाए। इसलिए दो भागों में आज का फल है, और जिसे चंद्र बलम कहा जाता है। तो पहले भाग में जब 3:15 भोर तक वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वाले के लिए उत्तमता के संकेत हैं। कर्क, तुला और मीन राशि वाले के लिए कुछ चैलेंज आएंगे, और अशुभ परिस्थिति सिंह, धनु, मेष, सिंह, धनु के लिए संकेत मिले। तो थोड़ा सावधान रहें, रिस्क नहीं लें। वाहन चलाते समय, वार्ता करते समय, कोई नेगोशिएशन किसी चीज में करते समय सावधानी रखें। यहाँ पर आपको पुनः बता दें कि आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फल को देखें। आप इसे जो चंद्र राशि के अनुसार देखें, और लगन के अनुसार नहीं देखें। चंद्र राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्र जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस में है, वह राशि आपकी होती है। और जहां पर आप आज चंद्रमा गोचर कर रहे हैं जिस राशि में, उसके अनुसार यह दोनों को मिलाकर फल फलित करते हैं। और धनु राशि में जब चंद्रमा जाएंगे, तब मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। शेष ग्रह मेष, सिंह और वृश्चिक, इस देव का ध्यान करें, शुभता लाए। और मकर, कन्या तथा वृषभ राशि वाले थोड़ा सावधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ तीसरे भाग की प्रस्तुति हम समाप्त करते हैं, कि आपको ले चलते हैं चौथे भाग, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित। चौघड़िया ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, यह शुभ और अशुभ अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो या कोई नया काम शुरू कर। विवाह आदि के लिए भी चौघड़िया बहुत ही उपयुक्त होता है। यदि आप उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहें या कोई मुहूर्त नहीं देख पाए, तो कम से कम शुभ कार्य को करने के लिए और उसमें शुभता को सुनिश्चित करने के लिए चौघड़िया अवश्य देखें। तो चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता को देखते हुए हमने इंग्लिश में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया और हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता पर अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। आप उसे देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के हुआ करते हैं। और 8 चौघड़िया में चूंकि दिन साथ ही होते हैं, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। पहला चौघड़िया जो भी होता है दिन का और रात का, वह उसकी पुनरावृत्ति पुनः होती है संध्या में और भोर में। तो 7 चौघड़िया हुए, 7 सप्ताह के दिन हुए, उनसे संबद्ध किया गया इनको। और 7 दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, अतएव सातों चौघड़िया अलग अलग ग्रह से उनका संबंध हो गया। और ये सातों ग्रह कोई विशेष कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, अधिकृत होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करता है।
तो ये इस प्रकार यह सारणी में दी गई है कि कौन सा चौघड़िया किस कार्य के लिए उपयोगी है। आप इसका उपयोग अवश्य करें। चौघड़िया को उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि दिन का चौघड़िया जो होता है वह राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसा, और रात्रि का काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो अशुभता से जब जो भी चौघड़िया व्याप्त हो उसका त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभता का तो नामो निशान नहीं, अशुभता ज्यादा हो सकती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया, आज मंगलवार है, रूप चौघड़िया से आरंभ होता है, जो कि मंगल का चौघड़िया हुआ करता है। दिन का चौघड़िया देखें, उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य का चौघड़िया है, वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो शनि का चौघड़िया है, काल वेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो गुरु का चौघड़िया है, बृहस्पति का चौघड़िया है, वो राहु काल से ग्रसित। तेज चौघड़िया शुभता की तरफ। अमृत चौघड़िया सबसे उत्तम चौघड़िया है, और ये सभी कार्यों के योग्य। और यदि ये देखें तो यह बहुत ही उपयुक्त अवधि है। रात्रि का चौघड़िया यदि देखें तो लाभ चौघड़िया जो बुध का चौघड़िया हुआ करता है, काल रात्रि से ग्रसित। तो ये जो अशुभता से अधिव्याप्त है, उद्वेग, काल, शुभ और लाभ रात्रि का, ये इसको त्याग देना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर चौथी प्रस्तुति। पांचवी प्रस्तुति में हम आपको ले आए हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। हम जन्म अंक में लेते हैं, अंकों के साथ ही हर समय खेलते हैं। यहाँ तक कि नाम भी हमारा अंक में ही होता है, उसका अंक अंक ये मूल्य होता है। और इसलिए उससे अंक जो ऊर्जा मिलती है वह हमारे अंकों को प्रभावित करती है। तो अंक ज्योतिष हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अंक ज्योतिषी का की भूमिका है कि व्यक्ति के जो भी परेशानियां हैं उसको पहचाने, और यह देखने का कोशिश करे कि कौन से अंक ऐसे हैं जो कि असंतुलित हैं और वो समस्या बना रहे हैं। यही अंक ज्योतिषी का कमाल है। और यह अंक ज्योतिष ऐसा विद्या है, ऐसी विद्या है जो आसानी से सीखी जा सकती है, आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए संक्षेप में अंक ज्योतिष की प्रस्तुति यहाँ करते हैं। विस्तार, थोड़ा विस्तार से हमने अंग्रेजी वाली प्रस्तुति में जो अलग से हम प्रस्तुत करते हैं उसमें हमने रखा है। क्योंकि यहाँ समय समय अभाव की कमी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। अंक ज्योतिष में एकल अंक पर ही अंक ज्योतिष काम करता है। 1 से 9 अंक ही होते हैं, शून्य को नहीं लिया जाता है, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 अंक तक में पांचवा अंक जो होता है वो मध्य अंक होता है। और इसलिए हमारे अंक ज्योतिष में पांचवा अंक जो होता है वह बैलेंसिंग का काम करता है, तुलन का काम करता है। दो दो 1 से 9 तक के बीच का मध्यस्थता का काम करता है। ये 1 से 9 अंक तक के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। पहला ग्रह के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा के बुध, छठा के शुक्र, सातवां के केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और अंक शास्त्र के राज दरबार में पहला अंक जो होता है राजा का, दूसरा अंक रानी का, तीसरा गुरु का, राजगुरु का, चौथा शरारती तत्व का, पांचवा राजकुमार का, छठा मंत्री का, सातवां धर्मगुरु का, आठवां कार्यपालक का, नौवां सेनापति का। अब अगर इस जो संबंध है आप देखें, पहला का और दूसरा का संबंध कैसा होगा। दूसरा
और पांचवा का संबंध कैसा होगा। और इस प्रकार पहला और तीसरा का संबंध कैसा होगा। तो पहला और तीसरा का संबंध बहुत अच्छा होगा, लेकिन वही वहीं पर अगर दूसरी हम कहें दूसरा चंद्रमा जो रानी का रूप है, उसके लिए सेनापति का रोल क्या है। सेनापति से कैसा संबंध रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि से राजा को सेनापति से कोई काम नहीं। राजा के लिए ठीक है, लेकिन रानी के लिए नहीं। वही रानी के लिए शरारती जो राहु है, क्या उससे संबंध अच्छा रहेगा। तो दो चार का संबंध कटता का रहेगा। इस तरह से हम संबंध भी निकाल सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास जब हमारा जन्म हो जाता है, हमें ईश्वर से अंक मिल जाता है, और उसके बाद पहला काम जो होता है हमारे परिवार में, नामकरण होता है। और वे नाम भी ऊर्जा देते हैं, क्योंकि कोई भी शब्द आपके पास जो आता है उसका अंकीय मूल्य होता है। उनके पे प्रयुक्त हुए अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है, और उससे हम अंकीय मूल्य निकाल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, हर अक्षर का मूल्य यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यदि नाम हमारा जो अंक ज्योतिष से अगर इसमें तालमेल नहीं खाता है, उदाहरण स्वरूप हमारा नाम दो पर जाता है, हमारा अंक जो है गुणांक दो पर जाता है, और यहाँ पर हमारा जो नाम है वो चार पर जाता है, तो नाम और ये दोनों में असंतुलित हुई। इसलिए नाम के लिए भी यहाँ पर हम देखते हैं और नाम को परिवर्तित करते हैं। और नाम को परिवर्तित करने के लिए जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं अंक में, उस शब्द में, उसका अंकीय मूल्य में उसको परिवर्तित कर फिर जोड़कर एक अलग बनाते हैं, और तब हम उसे प्रदर्शित करने का कोशिश करते हैं, और तब उसे अंकीय अंक ज्योतिष में उसकी विवेचना करते हैं। एक उदाहरण स्वरूप यह हमने दर्शाया है कि कोई वंशु का नाम लिया है, जिसमें उसका अंकीय मूल्य डाला है, और उसका कुल योग 30 होता है, और अंकीय मूल्य उसका 3 होता है। तो अंक का यदि जातक का कोई जन्म विभिन्न तिथियों में हुआ है, तो हम उससे निकाल सकते हैं कि यह उसके लिए उपयोगी है कि नहीं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी का मूलांक 6 पर जाता है और यहाँ नामांक 3 पर आता है, इसी जातक का जातिका का, तो यदि हम बोले तो उसका नामांक जो है 3 पर है और मूलांक 6 पर है, तो दोनों में आपस में शत्रुता हो। इसलिए उसको ठीक करने के लिए हम उसको कोई ऐसा अंक खोज कर देते हैं जो उसके लिए शुभकारी हो, और उसमें नाम हल्का सा ऐड कर देते हैं। और जब ऐड करते हैं तो वो शुभ फलदायी हो सकता है। तो इस प्रकार हम अंक ज्योतिष को समझने की कोशिश करते हैं और इससे निदान निकालते हैं। तो यहाँ संक्षेप में इतना ही। अब आज चलते हैं आज का अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज का दिन 8 जुलाई 2025, मूलांक 8 और भाग्यांक 6। 8 और 6 का संबंध कैसा। तो 8 और 6 का संबंध मित्रता का होता है, इसलिए उनका आपस में संबंध ठीक। आज के 6 के पूरे जो भाग्यांक है, उसका अन्य मूलांक वालों के साथ संबंध देखें, तो एक मूलांक वाले के साथ मित्रता का संबंध है, शुभता के संकेत हैं, जिनका जन्म 1/10/28 को होगा। 2/11/20 29 तारीख को जन्मे जातक जिनका दो मूलांक होता है, तटस्थता का संबंध है, उनके लिए भी दिन ठीक ठाक ही रहेंगे। किंतु 3 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 3/12/21 को होता है किसी भी माह का, उनके लिए यह शत्रुता है। 3 और 6 आपस में शत्रु होते हैं, 6 और 3 आपस में शत्रु होते हैं। तो दिन सावधान रहने के लिए कहते हैं। अति शत्रु है दोनों। वही 6 और 9 जिनका मूलांक 9 होता है, 9 18 27 तारीख को जिनका जन्म है, उनसे के भी 6 से नहीं बनते, और इसलिए उनके लिए भी स्ट्रगल हो सकता है, कंट्रोवर्सी में पड़ सकते हैं। क्योंकि 6 शो ऑफ दिखाता है, और शो ऑफ में कहीं कंट्रोवर्सी पड़ सकती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। शेष अंक वाले यानी 4 जिनका मूलांक 4 होता है, 4 13 22 31 तारीख को जिनका जन्म है, 5 मूलांक वाले 5 14 23 तारीख को जिनका जन्म है, 6 मूलांक वाले 6 15 24 तारीख जिनका जन्म है, 7 मूलांक वाले 7 16 25 तारीख जिनका जन्म है, और 8 मूलांक वाले 8 17 24 26 जिनका जन्म है किसी भी माह पर, उनके लिए शुभता के साथ। तो चलिए, आज
बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बता दें कि यहाँ जो प्रस्तुति की गई वह हमने YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। छवि गूगल से ली गई है और दृक पंचांग से डेटा लिए। कुछ जो ग्रंथ और जो हमने पत्रिकाएं पढ़ी है उसमें से भी लिए गए। तो ये रहे हमारे आज के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। और यदि पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। नए पुराने सभी दर्शकों से अनुरोध है, सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वे साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, और साझा कर अपने बुद्ध को मजबूत करें ताकि उनके भी जीवन में सुखता आए। वे भी पंचांग का अनुसरण करके सुखता ला सकें, नवतारा चक्र पद्धति का उपयोग कर सकें और अग्रिम जान सकें कि हमारे पर अच्छे दिन कब आने वाले हैं और कब चुनौतियों से भरा समय हो सकता है। कौन से मुहूर्त में अच्छे काम किए जाए वे भी जान सकते हैं और अंक ज्योतिष भी सीख सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं प्रस्तुतियों को शेयर जरूर करें, साझा जरूर करें। और अंत में यदि समय मिल सके तो आप फीडबैक जरूर दें यूट्यूब पर के कमेंट बॉक्स में जाकर, और साथ साथ हमारे पोस्ट को, यूट्यूब के पोस्ट को लाइक जरूर करें। इन्हीं शब्दों से के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान।